गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं टू डायमेंशनल मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ। थ्री डायमेंशनल मोशन में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। टू डी मोशन स्टार्ट करने से पहले ग्राफिकल कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए इधर आपने देखा कि मैंने फंक्शन एंड ग्राफ पे कुछ एपिसोड पढ़ाए। मैं फंक्शन एंड ग्राफ को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप अब आपको ग्राफिकल कॉन्सेप्ट कैच करने में आसानी होगी। तो आज मैं टू डी मोशन आई मीन टू डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टू डायमेंशनल मोशन का मीनिंग होता है मोशन इन अ प्लेन। प्लेनर मोशन की कैटेगरी में जनरल कर्विलिनियर मोशन होगा, फिर सर्कुलर मोशन होगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मोशन होते हैं और कंपटीशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। थ्री डायमेंशनल मोशन में बहुत सारी वैरायटी तो नहीं थी, लेकिन टू डायमेंशनल मोशन में बहुत वैरायटी होती है और इसको मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। कोशिश आपको ये करना होगा कि टोटल वीडियो लेक्चर आपको शुरू से लास्ट तक फोकस्ड होके कंसंट्रेट होके देखना होगा। उसमें आप लापरवाही करोगे तो मैं भी आपको कैच करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। टू डायमेंशनल मोशन आई मीन मोशन इन अ प्लेन, एक समतल में गति। टू डी मोशन ए पार्ट कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे थ्री डायमेंशनल मोशन में मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ कि एक ट्रैजेक्टरी होगी। ये काइनेमेटिक्स वॉल्यूम 2 बुक है, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ कि एक्स वाई प्लेन होगा, या एक्स वाई जेड नहीं होगा, सिर्फ प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन। और एक आर्बिट्रेरी पाथ होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इस ब्लू कलर की ट्रैजेक्टरी पे आपका पार्टिकल मूव कर रहा है राइटवर्ड। एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम आपका पार्टिकल पॉइंट पी से पास कर रहा है, तो उसके इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई। और अगर पी को ओरिजिन से ज्वाइन करा जाए, पी के पास टर्मिनल बनाया जाए, तो इसको इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर आर बोलते हैं। और ये मैं डिराइव कर चुका हूँ पहले ही कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल का हमेशा टेंजेंशियल होता है। तो मैंने टेंजेंट ड्रा कर दिया और टेंजेंट का डायरेक्शन इसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर बताएगा। फिर आपको ये बताया गया था कि इस पोजीशन वेक्टर का जो एक्सप्रेशन होता है 3D में होता था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लेकिन टू डायमेंशनल मोशन में जेड एक्सिस नहीं होता, जेड कंपोनेंट नहीं होता, इसलिए जेड पार्ट यहाँ पे जीरो होगा। तो इस पोजीशन वेक्टर को आप वेक्टर में कैसे राइट करोगे? इसको आप लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, के कैप का कोई टर्म नहीं होगा। देखिए, सो बिगनिंग फ्रॉम इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, OP vector is R vector, that is instantaneous position vector, and is expressed as vector R equals xi cap plus yj cap। इसका मैग्नीट्यूड लिखना आप सीखे हो वेक्टर में। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर R, दैट इज मॉडुलस ऑफ R, इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ दो डायरेक्शन को साइन होगा बच्चों। पोजिशन वेक्टर R पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अल्फा बना रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से बीटा बना रहा है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू और कॉस बीटा की वैल्यू टू डायरेक्शन कोसाइंस कहे जाए। अगर एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लो जैसा दिखाया हुआ है, तो आप कह सकते हो कि कॉस अल्फा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। इसका बेस वही होगा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, आई मीन एक्स कोऑर्डिनेट, और हाइपोटेन्यूज वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा। ड्यू टू सेम रीजन, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कॉस बीटा की वैल्यू निकाली जाए, इट शुड बी बेस, and how much is base?
base is equal to y coordinate. So cos beta is y coordinate y divided by hypotenuse, that is modulus of y. So these are two direction cosines in this case. Symbols are L, that is cos alpha, x by mod r. Another is M, cos beta y by r, and L square plus M square. यहाँ पे दोनों के वैल्यू ला के रखो. यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको यहाँ से आर स्क्वायर लिख सकते हो. एंड आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा 1. अल्फा और बीटा में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ. फिर होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर. एट टेन इंस्टेंट t इक्वल्स t, the instantaneous velocity vector v is defined as time rate of change of instantaneous position vector r. इसको डॉट मेथड में लिखते हो वेक्टर आर सिंगल डॉट. पहले भी समझा चुका हूँ कि इसको अदरवाइज लिखोगे dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt j कैप. dx बाई dt को x डॉट लिख सकते हो, dy बाई dt को y डॉट लिख सकते हो. ट्रेडिशनल सिंबल इसका होगा vx और इसका ट्रेडिशनल सिंबल होगा vy. Then instantaneous velocity can be expressed in this way, and magnitude of velocity vector is mod v, that is under root vx square plus vy square. ये जो फार्मूला है ये आपको वेक्टर अलजेब्रा में सिखाते हैं हम लोग. मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द ट्रैजेक्टरी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. इसके लिए आपको थ्री डायमेंशनल मोशन के एपिसोड देखने होंगे जो लोग पहली बार देख रहे हो. देखो फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको सीक्वेंस में पढ़ना ज़रूरी होता है. अगर आपने थ्री डायमेंशनल मोशन मुझसे नहीं पढ़ा तो यहाँ की कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी. इसलिए जब भी आप फिज़िक्स पढ़ना शुरू करो तो टीचर ने जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है वो सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप एनॉयड हो जाओगे, फिर टीचर को डिफेम करोगे, कई तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी. तो पहले तो आप वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट करो, कैलकुलस कंप्लीट करो, ग्राफ कंप्लीट करो, उसके बाद फिर थ्री डायमेंशनल मोशन पे आओ, तब जाके टू डायमेंशनल मोशन पे आओ. तो ये सब चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी. तो बच्चों वेलोसिटी वेक्टर को एक्सप्रेस करने का इतना मेथड. फिर होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. स्पीड को डिफाइन करा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज मॉडुलस ऑफ डी आर बाई डी टी. ये जो मॉड का सिंबल होता है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. मैं पहले बता चुका हूँ कि डी टी एक पॉजिटिव स्केलर होता है, इसको मॉड सिंबल की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये तो मॉड सिंबल के बाहर निकल आएगा. बट डी आर वैक्टर है तो मॉड के अंदर रहेगा. और ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ कि डी आर वैक्टर का मॉड डी एस लिखते हैं. डी एस को कहते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस और वेरी स्मॉल लेंथ. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर. डी एस बाई डी टी को लिख सकते हैं एस डॉट. सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. मॉडुलस ऑफ वी को अदरवाइज ऐसे भी लिखते हैं. अगर आपके क्वेश्चन में एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट गिवन होगा तो स्पीड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आने तो डी एस बाई डी टी एस डॉट ऐसे लिखोगे. Then we have instantaneous acceleration vector, and we have already done it. Instantaneous acceleration vector is dv by dt. That is called time rate of change of instantaneous velocity vector. V vector single dot, otherwise written as
second derivative of vector r double dot, we have done it already. और v को अगर मैं vx i कैप प्लस vy j कैप लिखने के बाद t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो dt इसके साथ अटैच होगा, dt vy के साथ अटैच होगा, i कैप कांस्टेंट है बाहर आएगा, j कैप कांस्टेंट है बाहर आएगा। इसको अदरवाइज आप vx सिंगल डॉट लिख सकते हो, इसको आप vy सिंगल डॉट लिख सकते हो, और vx सिंगल डॉट को x का सेकेंड डेरिवेटिव लिख सकते हो, vy सिंगल डॉट को y का सेकेंड डेरिवेटिव लिख सकते हो। फाइनली दिस इज x डबल डॉट i कैप एंड y डबल डॉट j कैप, एंड x डबल डॉट को x लिख सकती हो, y डबल डॉट को y लिख सकती हो। ये वेक्टर ए का ट्रेडिशनल मेथड हो गया, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, वेक्टर ए को ट्रेडिशनली ऐसे लिखते हो। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सपोज these are given, then we have instantaneous jerk vector at any instant t equals t. Instantaneous jerk vector beta is defined as da by dt, that is second derivative of velocity and third derivative of instantaneous position. Then you have vector a single dot, vector v double dot, vector r triple dot। कंपोनेंट फॉर्म में अगर इसको एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख कर डिफ्रेंशिएट करोगे ये कुछ ऐसा आएगा। फिर इसको आप एक्स सिंगल डॉट लिख सकते हो, इसको ए वाई सिंगल डॉट लिख सकते हो। अगर इसको डी डी टी ऑफ वी एक्स लिख डालो, इसको डी डी टी ऑफ वी वाई लिख डालो तो ये वी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव होगा, ये वी वाई का सेकेंड डेरिवेटिव होगा। देन वी हैव वी एक्स डबल डॉट आई कैप, वी वाई डबल डॉट जे कैप। वी एक्स वगैरह डी एक्स वाई डी टी लिखूँ, वी वाई को डिवाइड बाई डी टी लिख कर दो बार और डिफ्रेंशिएट करूँ तो एक्स पे ट्रिपल डॉट आएगा, यहाँ वाई पे ट्रिपल डॉट आएगा। इस एक्स ट्रिपल डॉट को बी एक्स लिखोगे बीटा एक्स, एंड वाई ट्रिपल डॉट को बीटा वाई लिखोगे। तो जर्क वेक्टर बीटा को ट्रेडिशनल मेथड से इस तरह से लिख सकते हो, अदरवाइज इसको रिप्रेजेंट करने के इतने सारे टेक्निक हुए। जब इसका मैग्नीट्यूड लेने की ज़रूरत होगी इट शुड बी अंडर रूट बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ऑलरेडी मैं एक पूरा लेक्चर एक एपिसोड में ले चुका हूँ, तो टू डायमेंशनल मोशन का बी पार्ट होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका एपिसोड आप अलग से देख लेना, मैं ऑलरेडी इस पे लेक्चर ले चुका हूँ, वहाँ से आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया था। इंस्टेंटेनियस वेक्टर आर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर, इन सब का मैंने फार्मूला डिराइव कर करके दे दिया है, तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इसको आप खुद से रिवाइज कर लेंगे। वेलोसिटी वेक्टर के फार्मूला डिराइव कर चुका हूँ, एक्सेलरेशन वेक्टर का ये फार्मूला मैंने डिराइव कर लिया है। ये एपिसोड में पहले बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम री इन्वेंटेड उसका हेडलाइन होगा, वहाँ से आप इसके सारे डेरिवेशंस फिर से रिवाइज कर सकते हो। ये जो दो फार्मूले होते हैं इनका भी डेरिवेशन में सिखा चुका हूँ, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसको सॉल्व करना भी मैंने सिखाया है, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। बच्चों
अब टू डायमेंशनल मोशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन पार्ट. So we have three main examples of 2D motion. First one is projectile motion, second one is circular motion, and third one is general curvilinear motion. So we are going to start projectile motion first. So this is our first part, projectile motion. So we have certain assumptions before starting this. If we ignore atmospheric friction, then we can easily deduce that एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन को इग्नोर करने की बात कही जा रही है. प्रैक्टिकली ये नेग्लिजिबल होता नहीं है, ये कुछ न कुछ अफेक्ट करेगा, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन को ये प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती इसको इग्नोर कर रहे हैं सो दैट स्कूल लेवल के लिए एक सिलेबस बन सके और क्वेश्चन डेरिवेशन आपका आसान हो सके. हायर क्लासेस में जब आप जाते हो, इवन एरोस्पेस में बीटेक करते हो, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन को कंसिडर किया जाएगा और इसको कंसिडर करके आपको एयरक्राफ्ट का मोशन कैसे होता है, कैसे का इक्वेशन बनता है, कैसे इफेक्ट आते हैं, वो सब वहाँ लोग बहुत डिटेल में सिखाएंगे. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सिखाएंगे. काफ़ी एनालिटिकल और लेंदी हो जाता है, टफ हो जाता है, तो स्कूल लेवल के बियॉन्ड हो जाता है बच्चों. इसलिए आपके लेवल पे क्वेश्चन को एनालिसिस को ईजी बनाने के लिए ज़बरदस्ती इसको जीरो माना जाएगा. अगर इसको जीरो मान लिया जाए तो अंडर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड द प्रोजेक्टाइल पाथ में भी लीनियर और पैराबोलिक. इसको डिराइव करके दिखाया जाएगा कि स्मॉल स्पेस में जो जी वेक्टर होता है, स्मॉल जी वेक्टर, बहुत छोटे से स्पेस में उसको कांस्टेंट माना जा सकता है. स्मॉल स्पेस में उसको कांस्टेंट माना जा सकता है, अदरवाइज वो भी कांस्टेंट होता नहीं. यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रोजेक्टाइल का पाथ या तो लीनियर होगा या तो पैराबोलिक होगा. ये आपको करके मैं दिखाऊंगा. अंडर नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड अगर थोड़ा बिग स्पेस लिया जाए, जैसे एक कंट्री से आप कोई मिसाइल लॉन्च करते हो और 3000-4000 किलोमीटर दूर जाकर मिसाइल हिट करती है किसी दूसरी कंट्री में किसी टारगेट को, तो इतना जो वाइड रेंज होता है, इतने बड़े स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो सकता. आई मीन जी वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसका बिग हाइट और बिग एरिया में कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं रह पाएगा, फिर वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. तो वैसी सिचुएशन में अगर फिर भी एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन जीरो लिया जाए तो ये प्रूफ करके दिखाया जा सकता है प्रोजेक्टाइल पाथ में बी लीनियर, इट मे बी पैराबोलिक, इट मे बी सर्कुलर, इट मे बी एलिप्टिकल, इट मे बी हाइपरबोलिक. बच्चों ये जो पार्ट है ना, इसका डेरिवेशन आपके लेवल से थोड़ा टफ है. जब हम लोग ग्रेविटेशन के चैप्टर में आते हैं और केपलर्स फर्स्ट लॉ को डिराइव करते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कैलकुलस मिला के डिराइव करते हैं, तो उस मेथड से हम लोग इसके हर एक पार्ट को वहाँ एनालाइज कर पाते हैं कि अगर एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन जीरो है और जी वेक्टर वेरिएबल है तो प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी की इतनी सारी पॉसिबिलिटी होगी. ये सारी पॉसिबिलिटी बेटा केपलर्स फर्स्ट लॉ के डेरिवेशन से समझ में आता है. जब वक्त आएगा मैं उसको पढ़ा दूंगा, लेकिन वो आपके लेवल के बियॉन्ड है. लेकिन मुझे तो टफ चीज़ें पढ़ाने में मज़ा आता है. ये बात अलग है कि बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो जाती है. मैं कभी न कभी उसका डेरिवेशन और ये सारी बातें सिखाऊंगा आपको. कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थ्योरेटिकली ये सब पूछ दिया जाता है, तो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि अगर एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन जीरो लिया जाए, जी वेक्टर को कांस्टेंट लिया जाए, तो प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी या तो लीनियर होगा या पैराबोलिक. ये तो स्कूल लेवल का डेरिवेशन है, ये तो हो जाएगा. और ये एक स्पेशल टॉपिक है, इसको अलग से सिखाऊंगा. प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड इन द वर्टिकल प्लेन विदाउट फ्रिक्शन. ये आपके स्कूल लेवल का है, मैं इसका डेरिवेशन आपको सिखाने जा रहा हूँ.
We know in the absence of air resistance under uniform gravitational field, the equation to the trajectory is given as y equals tan theta x minus g upon 2 u square cos square theta into x square equals x माइनस बी एक्स स्क्वायर। देखो इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक यूनिक होता है। तो ये पूरा एक पॉजिटिव कांस्टेंट हुआ, इसको सिंबल ए मैंने ले लिया। थीटा कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। इसको अनदर सिंबल मैंने बी ले लिया। y इक्वल्स एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर मैं ग्राफ वाले चैप्टर में पहले सिखा चुका हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ पैराबोला, एक तरह का पैराबोला होता है और ये ऑर्डिनरी प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रैजेक्टरी होता है। यहाँ ए और बी दोनों को पॉजिटिव माना गया है। तो मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखना। इस डायग्राम में एक्स वाई वर्टिकल प्लेन है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, कोऑर्डिनेट्स 0, 0 है और u आपके प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को इंटेंशनली ओरिजिन डिफाइन किया है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस डिफाइन किया है, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस डिफाइन किया है, स्टॉप वॉच को स्विच ऑन किया है। तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को जब आप इस तरह से उछालते हो तो वो इसी तरह की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए बॉल ग्राउंड पे आके हिट करेगी। ये तो आप बचपन से खेलते हो, ये तो आप देख ही सकते हो। मैं इस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन डिराइव करके दिखाऊंगा कि ये पैराबोला होगा। जो ऊपर इक्वेशन मैंने दिखाया था वो इसी रेड कलर की ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है, लेकिन डेरिवेशन आपको सीखना होगा। कैसे डिराइव होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैक्सिमम हाइट पोजीशन है ट्रैजेक्टरी का। एक्स एक्सिस को जहाँ हिट करेगा उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होएगा इसको रेंज ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, इसको मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा, फाइनल रीडिंग ऑफ स्टॉप वॉच, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले डिराइव करने जा रहे हैं। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, रेंज का फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। तुम रियलाइज़ करो कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। r,0 होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। आपने यहाँ पे स्टॉप वॉच स्विच ऑन किया, यहाँ पे स्टॉप वॉच की रीडिंग फाइनल नोट करी। तो डिराइव करने से पहले इस ट्रैजेक्टरी पर एक मूविंग पॉइंट लेते हैं जिसको आर्बिट्रेरी पॉइंट कहते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट P लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। उस मोमेंट पर स्टॉप वॉच की रीडिंग होगी t=t। ये सब वेरिएबल माने जाते हैं। बच्चों हम लोग सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। जब एयर फ्रिक्शन 0 मान चुके हो तो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन योर प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटी, दैट इज वेट applied by earth towards its own center, and that gravity force is written as mg vector। एयर फ्रिक्शन 0 है तो केवल ग्रेविटी फोर्स ही दिखाओगे और ये स्मॉल स्पेस मान के चलो तो जी वेक्टर को वर्टिकली डाउनवर्ड कांस्टेंट मानोगे। ये फोर्स वेक्टर कांस्टेंट हो गया। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हो, एफ इक्वल सेम में लिखते हो। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स है तो इसको एम इंटू ए से कंपेयर करोगे तो एम कट जाएगा, ए की वैल्यू जी आएगी।
इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल का जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ जी वेक्टर होगा, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मैं डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस डायग्राम को अच्छे समझ लो। इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, थीटा एंगल पर एक्स कंपोनेंट यू एक्स होगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट यू वाई होगा। ऑब्वियसली थीटा एंगल पे यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा आती है, अनदर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट यू साइन थीटा होता है, जिसको आप पहले से जाने रहो। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे टोटल वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, यहाँ टेंजेंट बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल आएगा। जब टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल आएगी यहाँ पर, तो उस टोटल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो होना ही चाहिए। हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, और इस मैक्सिमम हाइट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लो नहीं पता तो उसका नोन एक्स लिख डालो, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट तो आप कैपिटल एच मान ही सकते हो। इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स लिख डालो और वाई कोऑर्डिनेट एच लिख डालो। इतना कुछ करने के बाद अब डेरिवेशन पे आता हूँ। Only force acting on your body is mg, but if equals same a, this is called Newton's second law, then you will say A equals g। 2D मोशन में अभी अभी मैंने थ्योरी पढ़ाई कि वेक्टर ए को 2D मोशन में ऐसे लिखते हो, लेकिन जी वेक्टर तो तुम्हारा वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों ये डाउनवर्ड था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होएगा, माइनस जे का। तो ये वेक्टर जी को लिखने का तरीका हो गया। तुम देख सकते हो कि इसमें आई कैप का कोई टर्म होता ही नहीं। अगर आई कैप का कोई टर्म नहीं है तो उसको जीरो इंटू आई कैप लिखने में कोई परेशानी नहीं है। आमीन, ये जो जनरल फार्मूला है वेक्टर ए का, और जी को इस तरह से लिख के कंपेयर कर सकते हो। ये वेक्टर अलजेब्रा का रूल है कि जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होंगे तो उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट अलग अलग इक्वल होंगे। इट मीन्स x will be equal to 0 and ay will be equal to minus g. So x is 0 and ay equals minus g। इस तरह से मैंने इन दोनों की वैल्यू क्रिएट कर ली। बच्चे लोग आप ध्यान से देखो कि जीरो एक यूनिक क्वांटिटी है, इसको कांस्टेंट की कैटेगरी में ले सकते हो। जी को कांस्टेंट माने हो तो माइनस जी भी एक यूनिक क्वांटिटी हो गया, तो वाई भी कांस्टेंट हो गया। तो 3D मोशन में पढ़ा चुका हूँ कि जब एक्सेलरेशन कंपोनेंट कांस्टेंट होंगे तो गैलीलियोज इक्वेशंस कंपोनेंट फॉर्म में इस्तेमाल करे जा सकते हैं। ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है तो गैलीलियो इक्वेशन यहाँ मैं यूज कर सकता हूँ, कंपोनेंट फॉर्म में यूज कर सकता हूँ। कैसे करूँगा देखो। यू एक्स और यू वाई में पहले से एक्सप्लेन किया हूँ, एक्स और ए वाई अभी अभी दिखाया हूँ कि दोनों कांस्टेंट हैं। तब गैलीलियो इक्वेशन कैसे यूज होने जा रहा है। गैलीलियोज इक्वेशंस इन द कंपोनेंट फॉर्म। In the time interval t equals 0 and t equals t, गैलीलियो इक्वेशन यूज करने के लिए टाइम का एक इंटरवल लेना होता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यह तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन, डेल्टा एक्स इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। डेल्टा एक्स को कहते हैं फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। फाइनल एक्स वो होगा जो टी इक्वल्स टी पे होगा, इनिशियल एक्स वो होगा जो टी इक्वल्स 0 पे होगा। मैंने लिख डाला एक्स माइनस 0। क्यों लिख डाला, एक बार जरा डायग्राम फिर से देखो। यहाँ पे टाइम क्रीडिंग टी मानी गई है, सॉरी वहाँ नहीं, यहाँ पे
यहाँ पर टाइम कोऑर्डिनेट टी माना गया है और एक्स कोऑर्डिनेट एक्स दिखाया, वाई कोऑर्डिनेट वाई दिखाया है। यहाँ पे टाइम कोऑर्डिनेट 0 लिया है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। तो फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस 0 हुआ कि नहीं? तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू वहाँ पे लिख कर दिखाई जा रही है। ये हो गया फाइनल एक्स माइनस 0। यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, टी है फाइनल टाइम। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0 ऊपर आप दिखा चुके हो, टी स्क्वायर हाफ लगा दो, सेकेंड टर्म पूरा 0 हो गया, इतना बचेगा। यहाँ से टी की वैल्यू ऐसे लिख डालो, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली गैलीलियो सेकेंड इक्वेशन along y axis, डेल्टा y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बच्चों ये हुआ फाइनल y माइनस इनिशियल y। ऊपर डायग्राम में दिखा चुका हूँ कि ये फाइनल y होगा और इनिशियल y तो 0 ही होगा। यू वाई यू साइन थीटा होगा और ये y की वैल्यू माइनस जी होगा, ये सब कर चुका हूँ। तो y का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा लो और यहाँ ब्रैकेट में t की वैल्यू रख दो, फिर यहाँ भी ब्रैकेट में t की वैल्यू रख दो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यू यू कट जाएगा, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, यहाँ मिलेगा टेन थीटा इंटू एक्स। बच्चों ये माइनस यहाँ पे आएगा, फिर जी आएगा, फिर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और टू भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो सेकेंड टर्म कुछ ऐसा होगा। फिर इसको स्मॉल ए लिख डालो, एक्स स्क्वायर को छोड़ के इसको स्मॉल बी लिख डालो, तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। बच्चों यही कहलाता है इक्वेशन टू द ट्रैजेक्टरी। ऊपर मैंने इसी को पहले लिखा था और उसको मैंने अभी अभी प्रूफ करके आपको दिखा दिया। डेरिवेशन बच्चों 3-4 लाइन का है, बहुत ध्यान दोगे तो सीख जाओगे। तो ये मैंने ट्रैजेक्टरी डिराइव कर दिया। फिर उस डायग्राम में एक मैक्सिमम हाइट दिखाया हूँ। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे डिराइव होगा ये समझो। इसको डिराइव करने के लिए 2 पॉइंट लेना होगा, एक तो ओरिजिन लेना होगा और दूसरा मैक्सिमम हाइट की पोजीशन x, h लेना होगा। इसमें गैलीलियोस थर्ड इक्वेशन अलॉन्ग y एक्सिस यूज करना होगा। तो गैलीलियो थर्ड इक्वेशन अलॉन्ग y एक्सिस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू डेल्टा वाई। इसका डेरिवेशन में आपको 3D मोशन में दे चुका हूँ। एट द मैक्सिमम हाइट पोजीशन टोटल वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स हॉरिजॉन्टल, हेंस वी वाई वॉज 0। ये आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया हूँ। सो यह वी वाई इज 0 एंड यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई इज माइनस जी। व्हाट इज फाइनल वाई? कैपिटल एच एंड इनिशियल वाई 0। ये फाइनल वाई कैपिटल एच क्यों होगा? एक बार डायग्राम फिर से देखो। गैलीलियो थर्ड इक्वेशन में एक तो ओरिजिन ले रहा हूँ इनिशियल पॉइंट और मैक्सिमम हाइट पोजीशन इसको फाइनल पॉइंट ले रहा हूँ। ये हमेशा 2 पॉइंट के बीच में वर्क करता है। अगर ये फाइनल पॉइंट है तो इसका फाइनल वाई कोऑर्डिनेट क्या दिखाए हो? कैपिटल एस दिखाए हो। और अगर इनिशियल पॉइंट है तो इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट क्या दिखाए हो? 0 दिखाए हो। और यहाँ वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 पहले से समझे हो। बच्चों ये फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई यही तो वहाँ इस्तेमाल करा। सब छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान दोगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा।
ये हो गया ए वाई, और डेल्टा वाई की जगह पे हो गया फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई। अब 2GH को ट्रांसफ़र करके बाईं तरफ ले आओ, इधर आके ये प्लस 2GH होगा, यहाँ मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2G से ला के डिवाइड कर दो, एच की वैल्यू इतनी आ जाएगी। बच्चों ये मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन हो गया। तीसरा फॉर्मूला आपको सीखना है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसके लिए भी आपको 2 पॉइंट लेना होगा, एक लेना होगा t इक्वल्स 0 ओरिजिन, एक लेना होगा t इक्वल्स कैपिटल T स्ट्राइकिंग पॉइंट S। जिस पॉइंट पे वो टकराएगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r,0 आप पहले से दिखाए पड़े हो, और ओरिजिन पे 0,0 पहले से दिखाए पड़े हो। देखो फाइनल पॉइंट का ये आप कोऑर्डिनेट पहले से दिखाए हो, और t इक्वल्स 0 पे 0,0 आप पहले से दिखाए हो। फिर से गैलीलियो सेकंड इक्वेशन यूज होगा, सेम सेकंड इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, बट इस बार x की फाइनल वैल्यू r होगी, इनिशियल वैल्यू तो अभी भी 0 होगी। यू एक्स की वैल्यू u cos थीटा रख दिया, x की वैल्यू 0 आप पहले से दिखाए हो, सेकेंड टर्म 0 हो गया, तार की वैल्यू आती है u cos थीटा इंटू कैपिटल T, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ऐसे लिख डालो। अब गैलीलियो सेकेंड इक्वेशन अलोंग y एक्सिस लिखो, डेल्टा y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 था, इनिशियल पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 था, एक्स एक्सिस पे ही टकरा रहा था तो वहाँ y कोऑर्डिनेट 0 था, ओरिजिन से प्रोजेक्ट करे थे वहाँ y कोऑर्डिनेट 0 था। यू वाई यहाँ रख दिया, टी की जगह पे कैपिटल T रख दिया, ए वाई माइनस जी रख दिया, फिर यहाँ कैपिटल T रख दिया, और कैपिटल T का फार्मूला यहाँ से क्रिएट करो। इसको क्या करो, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो, इधर आके प्लस होगा, और t से डिवाइड कर दो तो एक t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कैपिटल T सॉल्व करोगे तो यही वाला आएगा। क्या आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, कैपिटल T आएगा, इक्वेशन नंबर 2। कैपिटल T की ये वैल्यू यहाँ से लेकर इक्वेशन 1 में यहाँ रख दो। देखो मैंने कैपिटल T यहाँ पे रख दिया, तो बच्चों u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर मिलेगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको शॉर्ट में बच्चों साइन 2 थीटा करते हो, जी पहले से डिनोमिनेटर में उसको लिख डालो, तो ये कैपिटल R का फॉर्मूला डिराइव हो गया, हेंस फ्रूट हॉरिजॉन्टल रेंज देखो डिराइव हो गया। फार्मूले को लर्न करके रखना, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्ट फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ और सीखो। फॉर द गिवन u एंड z मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इमेजिन करो कि u कांस्टेंट है, आई मीन एक ऐसा एजेंट है जो एक बॉल को पूरी ताकत लगा के अलग अलग डायरेक्शन में उछालता है, तो उस एजेंट के लिए थीटा तो वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन जब अपनी बॉडी की पूरी स्टेमिना इस्तेमाल कर लेगा तो किसी भी डायरेक्शन में बॉल को वो सेम स्पीड पैदा करा पाएगा। बच्चों ये जो प्रोजेक्शन स्पीड होता है ये किसी मैन के स्टेमिना पे डिपेंड करता है। फॉर द गिवन मैन ये कांस्टेंट होता है, ये थीटा से लेना देना इसका नहीं। एक आदमी पूरी ताकत लगा के किसी भी डायरेक्शन में बॉल फेंकता है तो वो सेम स्पीड से ही फेंकता है, ये उसके इंडिविजुअल स्टेमिना पर डिपेंड करता है।
हर दो आदमी की स्टेमिना अलग अलग होगी। जब दूसरा आदमी उसी बॉल को उछालेगा पूरी ताकत लगा के, तो यू की वैल्यू चेंज होने का चांस या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। माना गया है कि यू कांस्टेंट है, मतलब एक ही आदमी उसको उछाल रहा है, और जी तो कांस्टेंट परे से माने हो, थीटा को वेरिएबल माना जा रहा है। तो कैपिटल आर को मैक्सिमम होने के लिए बच्चों साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैंने जब फंक्शन एंड ग्राफ पढ़ाया था तो बताया था कि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। जब ये +1 पुट करोगे तो कैपिटल आर की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और साइन 2 थीटा 1 हुआ तो 2 थीटा 90 हुआ, तो थीटा 45 हुआ। तो मैक्सिमम रेंज किसी ने पूछा तो थीटा की वैल्यू कितना मेंटेन करोगे, 45। तो यहाँ 1 रखोगे, यहाँ बचेगा u²/z। तो आर मैक्स का फॉर्मूला हो गया u²/z। बच्चों एक फार्मूला आपको और डिराइव करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होता है 2u sin θ/z। अब ये कैसे डिराइव होता है इसको भी देखो। इनफैक्ट ये फार्मूला आपने ऊपर अभी भी डिराइव किया है ऊपर, फिर से देख लो। सपोज एट t इक्वल्स कैपिटल T टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, projectile strikes the ground at the point S whose coordinates are r, 0. So in the time interval 0 to capital T, applying the Galileo's second equation, delta y equals uyt plus half ayt square। तो बच्चों फाइनल y की वैल्यू 0 होगी, ओरिजिन पर इनिशियल y भी 0 होगा, u sin थीटा होगा, फाइनल टाइम t होगा, ay माइनस जी होगा, फाइनल टाइम t होगा। तो इसको बाईं तरफ ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, t से डिवाइड करोगे तो एक वाला t कट जाएगा, एक ही t बचेगा, और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और g से डिवाइड कर दोगे तो t का ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ऊपर पहले भी कर चुके हो। तो आपकी इस पूरी जर्नी में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आएगा 2u sin θ/z। ये प्रूव हो गया। बच्चों ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने अभी कवर किया, तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन पे मैंने जितने सारे डेरिवेशन आपको कराए बच्चों, ये सारे डेरिवेशन स्कूल लेवल के होते हैं। क्लास 11th में जब आप स्कूल अटेंड करते हो तो आपके स्कूल टीचर बस इतने ही डेरिवेशन कराते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कंपटीशंस का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो सिर्फ इतना ही नहीं होता। कंपटीशंस के प्रोजेक्टाइल मोशन का तो आपने मुश्किल से 25% ही अभी सीखा है। अभी जो हाईली मैथमेटिकल पार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलस, वेक्टर, कोऑर्डिनेट यूज़ होगा, जो कि जेई मेन और जेई एडवांस और नीट यूजी का पार्ट बनेगा, वो अभी 75% बाकी है बच्चों, और वो मैथमेटिकल होगा। फिर हम लोग उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो कमिंग एपिसोड्स आपके लिए चैलेंजिंग होंगे और उसमें आप बने रहना, बिल्कुल डिवोटेड और कंसंट्रेट होके आप वीडियो देखना। समझ में आएगा ज़रूर, लेकिन आपको थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। आज जो मैंने कवर किया ये आपका स्कूल लेवल का सिलेबस कंप्लीट करता है। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन इसको भी पूरी तरह से समझने के लिए फंक्शन एंड ग्राफ और 3 डायमेंशनल मोशन के एपिसोड आपको पहले से देखने पड़ेंगे। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।